बच्चों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे लेकिन कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हमारा टॉपिक अचानक डिस्टर्ब हो गया। तो हम बेंजीन के बच्चों बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम समझ चुके थे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर, एक कंसेप्ट ये था। देखो साइंटिस्ट ने, देखो मैंने आपको बात बोली थी कि हमारे को अपनी बुद्धि खुली रखनी चाहिए, ठीक है। दिमाग खुला रखना चाहिए, आइडिया कहीं से भी आ सकता है, समझने की बात है, ठीक है। बेंजीन के केस में हमारे पास जितने पॉसिबल आइडिया आए हमने बनाए। देखो सबसे पहले हमने स्टेट चेन बनाई, याद करो, बनाई थी ना, ऐसे 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 वाली सीधी वाली। फिर हमको आइडिया आया कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमने क्या किया, उसको एक रिंग बना दिया, उसको घुमा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है क्लोज स्ट्रक्चर हो, तो क्लोज के भी डिफरेंट आइडिया आए। तो ये एक साइंटिस्ट थे क्यूकिल, और एक ये साइंटिस्ट थे डेवार। ऑक्टेट दोनों ने कंप्लीट किया था। भाई जब लेवाइस ने तो क्या बोला था, लेवाइस ने तो नहीं बोला था कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बोला था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो है, और सही पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखें तो गलत तो ये भी नहीं है। इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर अगले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर अगले दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, गलत तो ये भी नहीं है। सोचने की तो ये भी सही है। लेवाइस के हिसाब से तो ठीक है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, फिगर भी सिमेट्रिक दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जब इसको फिर हमने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस करी ना बच्चों, तो हमको ये मालूम चला कि ऐसा स्ट्रक्चर की जो अप्रोच है वर्सेस ऐसे स्ट्रक्चर की अप्रोच में, ये स्ट्रक्चर जो है इसकी एनर्जी ना वो ज्यादा कम होती है, और जो एनर्जी ज्यादा कम होती है वही तो स्टेबल होता है। तो इसलिए रेजोनेटिंग ये जो स्ट्रक्चर थे ये कंसीडर नहीं किए गए बेंजीन स्ट्रक्चर में, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ज्यादा थी। सिंपल सी बात है, बताओ कितनी कोई मुश्किल बात बता दी मैंने आज तक आपको, कोई मुश्किल हाईफाई साइंस बताई है? बड़ी सिंपल ही बातें होती हैं, ठीक है। उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है, ठीक है, और फिर उसको कनेक्ट करके आप जैसे मर्जी क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं कि सर वो मुश्किल क्वेश्चन कराओ ना, मतलब वो जिसमें हाई फाई बातें पूछते हैं, छोटी छोटी बातें से ही सारी बड़ी बड़ी बातें बनी है, ठीक है। बेसिक आइडिया को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बाकी तो एक स्टेप आपको और बताएंगे, एक चीज और आपको 2 कदम और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है बच्चों। चलो अब और समझते आगे। कार्बन डाइऑक्साइड, अरे हो गया यार, CO2 तो सिंपल सी बात थी सर, आपने इसके अंदर भी रेजोनेंस डाल दिया है ना, सोचने की तो बात है, तो क्या गलत है। देखो कार्बन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है, यहाँ पर अभी हम जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, सो ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, कार्बन के पास भी 4 होते हैं जी। अब इसके हिसाब से ये 6 पूरे हैं, यहाँ 4 पूरे हैं, यहाँ 6 पूरे हैं, क्लियर। अब स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई देखो एक्सपेक्टेड क्या है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना लो। ऑक्सीजन के 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए ना, और कार्बन ने 2 शेयर किए हैं, तो इसके भी 8 हो गए। बोलो बात समझ में आ गई? तो 8 तो हो गए। एक्सपेक्टेड तो यही था, आज तक पढ़ते भी ऐसे ही आए थे, आज तक पढ़ते भी ऐसे आए थे, है ना, बिल्कुल आए थे, आप भी आए थे, हम भी आए थे। लेकिन आज हम एक नई चीज आपको बताते हैं कैसे। अब आपने एक चीज पढ़ी है कि क्योंकि डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगती है। सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, ठीक है बच्चों, सही बात है ना। सो एक्सपेरिमेंटली कार्बन और O के बीच में अगर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की बात करी जाए तो ये है 115 पाइकोमीटर, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली जो चेक करी गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 122 पाइकोमीटर डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, 110 पाइकोमीटर, छोटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं यहां पर थोड़ा सा मैंने शायद एरर कर दिया, दिस शुड बी 115 और यह है 122, ठीक है। सो
और ट्रिपल बॉन्ड की जो है बॉन्ड लेंथ है 110 पाइकोमीटर, ठीक है। अब नहीं, मैंने कुछ गलत किया, हमारी बॉन्ड लेंथ 115 ही है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। अब वो कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड की चेक करी जाए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड लेंथ है 122, डबल बॉन्ड अगर होते तो, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो होता है 110। ध्यान सुनो क्या बोला मैंने, कार्बन ऑक्सीजन में अगर डबल बॉन्ड होता जैसे हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसके बीच में बॉन्ड लेंथ है 122, और अगर लेकिन कार्बन ऑक्सीजन में इसके बीच में प्रैक्टिकली इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 115, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 122। हम एक स्टेप और आगे गए, हमने सोचा कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ बताओ, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ समझी तो देखा 110 है, तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड से तो थोड़ी सी आगे है और डबल बॉन्ड से थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। देखो बेसिक, ये तो बेसिक इलेक्ट्रॉन्स की वो है, लेकिन हुआ क्या होगा ये सोचो, देखो ध्यान से, ये बेसिक तो ये है ना, देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, बेसिक यही होगा बच्चों। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बना, क्योंकि मैंने वो क्या बोला, ये जो है ये सारा का सारा पॉइंट एक डॉट से भी बहुत छोटी जगह के अंदर ही समा जाएंगे सारी बातें, तो हुआ ये होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही देगा इलेक्ट्रॉन, ये समझ लो, किसी केस में, या तो इस केस में इसको, मान लो इस ऑक्सीजन के केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसको दे देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर इसके पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बदल ली। कैसे, कार्बन के पास कुछ नहीं अफेक्टेड रहेगा, देखो कार्बन के 4 है, कार्बन हमेशा इंटैक्ट है ना, ठीक है, बात समझ रहे हो। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो एक कार्बन, जो मैंने एक गोले में बनाया वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ही है। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 6, ऑलरेडी कितने थे, 6 ही थे ना, तो इसका मतलब जो ये एक इलेक्ट्रॉन आया वो कहां से आया है, इस वाले ऑक्सीजन से, ठीक है। इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, राइट साइड वाले के पास 6 हैं, कितने अभी कितने हैं, 5, तो समझ गए ना, पांचवा कहाँ, छठा कहाँ गया। अब मैंने केवल अरेंजमेंट बदल दी। अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, बात समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि इस कार्बन और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इस बात से क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी भी सत्य होगी कि भाई जो बिहेवियर है वो सिंगल और ट्रिपल के बीच में आ रहा है। समझ गए ना मेरी बात को, बस यही बताने का मतलब, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक तो हम CO2 ऐसे पढ़ते आए थे, लेकिन बट एग्जैक्टली इट इज बिहेविंग लाइक दिस। तो हमने क्या किया, इसको तीनों को ही एक सा स्ट्रक्चर माना हुआ है। तो ऑल दीज थ्रीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, तीनों, ये मत सोचो कि एक ही करता है, तीनों करते हैं। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, SO2, सर SO2 पे भी तो यही बात थी, क्या दिक्कत थी। देखो SO2 के बात करो, देखो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपने ही हैं। ऑक्सीजन के पास भी देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी अपने ही है। सल्फर के पास भी 6 थे, 2 2 4, ये 5वां, और एक यहाँ आया हुआ छठा, बन गया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी पढ़ा था ये बात। अब इस सल्फर ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया या इसको दिया, समझ गए मेरी बात को, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इसको दिया होगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा, और अगर इसको दिया होगा तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर है जी, दोनों पॉसिबल है। सारी गेम सोच वही है, समझ रहे हो, सारी गेम सोच वही है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में इसका बिहेवियर चल रहा है, क्लियर। वही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वर्ड नहीं बोलूंगा अभी,
सल्फर ट्राइऑक्साइड, चलो एक स्टेप और आगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसा बिहेवियर दिखा रहा है बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, डबल बॉन्ड कम कर रहा है, ठीक है ना। तो जब बॉन्ड लेंथ इस हिसाब से होगी तो हमने एक्सपेक्ट किया कि सल्फर जो है वो, ये सारी की सारी बेटा जो भी हमारी जो थ्योरीज है ना बच्चों, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी जो सारी थ्योरी है एक्सपेरिमेंटल डाटा की सेटअप के हिसाब से आती हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं। अच्छा अब कार्बोनेट को समझो आप, ठीक है, CO3 NO3 सारे सिखाऊंगा आज, थोड़ा सा दिमाग आप खुद भी लगाना है, सारे स्ट्रक्चर समझोगे मेरे से तो फिर आप क्या करोगे भाई, ठीक है। लो कार्बोनेट, ये तो पता है ना आपको, CO3 2- होता है, पढ़ा है आपने, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसके ऊपर आप याद करो, रेडिकल पढ़ते रहे हो, CO3 2- CO3 2- 9th क्लास में ये थे रेडिकल। तो असली में CO3 2- बना होगा तो कैसा बना होगा, कुछ इस तरीके से बना होगा। देखो अगर ये ऑक्सीजन के पास, ध्यान से देखो ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने पे, इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। समझने की बात देखो, देखो ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 5वां और ये 6ठा। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये रही यहां से लेकर यहां तक। इस ऑक्सीजन के 6 पूरे अपने घर वाले, ये अपने घर वाले। कार्बन के 4 कहां पर हैं, 1 2 3 और ये 4 दिख रहे हैं ना आपको, समझ रहे हो गया मेरी बात, 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। तो मतलब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, वो क्या क्या कर रही है, एक इस ऑक्सीजन ने ले लिया और एक इस ऑक्सीजन ने ले लिया। गॉट माय पॉइंट, समझ गए नहीं समझ गए। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ होगा, क्लियर। तो इसी तरीके से NO2 NO3, अब बच्चों आज आप इसको घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा दिमाग लगाना, पहले लेक्चर को सुनना, अगर समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा लेक्चर एक बार दोबारा सुनना, ठीक है। दे आर नॉट वेरी टफ, लेकिन आई वांट कि भाई आप थोड़ा सा तो दिमाग अपने आप भी लगा दो, थोड़ा सा दिलाने की कोशिश करो कि ऐसा हुआ होगा, और आप मेरे साथ डिस्कस करना कि सर मैंने तो ऐसे सोचा, ठीक है, क्या सही है या क्या गलत। जो गलत होगा सही होगा, मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है, सही है तो सही है, लेकिन जो भी आपको शेयर करना है मेरे साथ, ठीक है। तो NO2 HNO3 HN3, ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। NO3 भी मैंने आपको बहुत अच्छे से नहीं बताया है, CO3 NO2 आपको बहुत अच्छे से नहीं बताया है, एक बार आप इसे खुद बनाएं। और ये अच्छा एक बात और ही बता दूं, ये एग्जाम में जरूर आते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन NO3- आयन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आएंगे, आपको ऐसे बनाने हैं जैसे आपके सामने बने हुए, यही आपका एग्जाम है, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है बच्चों। सो तो हमने यहाँ क्या समझा कि रेजोनेंस के कई स्ट्रक्चर्स हैं, तो नेचुरल सी बात है उसके कई एनर्जी पॉसिबिलिटीज भी होंगी, कई स्ट्रक्चर्स है ना, कई पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करता है, मतलब रेजोनेंस से क्या हुआ, हम ये चेक कर पाते हैं कि किस मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे कम है ना। तो जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे कम है वो ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस के सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग एनर्जी क्या हो गया, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी जो थ्योरेटिकली होती है, जो एक्चुअल होती है, माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट। अच्छा ये भी समझ नहीं आया, मैं आपको बड़े आसान तरीके बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये मोस्ट स्टेबल एनर्जी है, ठीक है, E0 जो सबसे बेस्ट लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है किसी भी स्ट्रक्चर की। और ये जो E1 E2 E3 है, E1 E2 E3 उसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी है। पढ़ना आ गया, देखो ग्राफ को पढ़ लोगे ना, ग्राफ को अगर आपने पढ़ना सीख लिया ना, सुनो मेरी बात, तो आप ये सारी थ्योरी अपने आप लिख लोगे, ग्राफ को पढ़ना सीखो। E0 क्या है, E0 क्या है, वो स्ट्रक्चर की स्टेबल एनर्जी, ठीक है, लोएस्ट स्ट्रक्चर। E1 E2 क्या हो गया, E1 E2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी डिफरेंट पॉसिबल एनर्जीज होंगी। तो जो लोएस्ट इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबसे लोएस्ट एनर्जी है, और जो मोस्ट स्टेबल एनर्जी है, इसके बीच में जो डिफरेंस हुआ, थ्योरेटिकल वैल्यू से जो कैलकुलेशन आई हुई है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ यही है रेजोनेंस एनर्जी, क्लियर ना। तो रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, they do not have real existence, तो मैंने आपको बताया था, ये था कि इमेजिनरी कंसेप्ट है जो प्रपोज किया गया है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा बिहेवियर करता है उसके अनुसार,
ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं रेजोनेंस की बात करें, अब जैसे कार्बन और कार्बन की बात करें ना बेंजीन के केस में, तो हम क्या समझते हैं, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड की लेंथ भी तो इसी हिसाब से आनी चाहिए ना प्रैक्टिकली, जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आती नहीं है ऐसे। हमारे को पूरे का पूरा जब बॉन्ड लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो हमको हर कार्बन के बीच में एक जितनी ही एनर्जी मिली, एक जितनी ही एनर्जी मिली। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो इससे हमको थोड़ा आइडिया आया कि भाई ये ऐसा डबल सिंगल ठीक है, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, डबल सिंगल तो जरूर होगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब, है ना, वो एक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहे होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज द लोएस्ट पॉसिबिलिटी। लोएस्ट पॉसिबिलिटी जिसमें भी होगी वो किसी भी स्ट्रक्चर के मुकाबला ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई देगा, और किसी भी एक मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? देखो मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ना ये एक स्ट्रक्चर होगा, कोई भी एक्स वाई जेड, नाम मत सोचो, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ करेगा, नहीं तो यहाँ करेगा, नहीं तो यहाँ करेगा, कहीं ना कहीं तो स्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर लेगा। अगर यहाँ से एनर्जी को ज्यादा मिल गई तो यहाँ पर आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यहाँ से ज्यादा में यहाँ स्टेबल हो जाएगा, यहाँ से ज्यादा में यहाँ स्टेबल हो जाएगा, सही है ना। लेकिन अगर किसी एक मॉलिक्यूल के मान लो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो अब वो क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये NO2 N2O नाइट्रस ऑक्साइड, अब वो स्ट्रक्चर क्या होगा, या तो ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाएगा या ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाएगा। अब दोनों में से कोई एक ही तो दिखाएगा, ठीक है ना। तो उसके पास या तो ऑप्शन ये दिखाने की है या ऑप्शन ये दिखाने की है, और इसके मुकाबले एक बेंजीन स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, या NO2 है, N2 हो, और ये NO3 है, ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सही है। तो मेरा कहने का मकसद समझ गए, वो जो जितने ज्यादा एरियाज को अडाप्ट कर सकता है रेजोनेंस, ठीक है ना, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आज आपको रेजोनेंस कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये हमारे पिछले लेक्चर का डिस्टर्ब हो गया था हमारा नेट कनेक्शन, तो आज का टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक बच्चों दिखाई दे रहा है ना, वो दिखाई दे रहा है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी ना ऑल टुगेदर फिर एक नया टॉपिक, तो इसे हमको नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए, आज नहीं करना चाहिए। आज के लिए काफी हो चुका है, आज आप रेजोनेंस करो, एग्जाम में ये कंफर्म आएगा, मतलब 100%, कोई 99% नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है, कुछ एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, रेजोनेटिंग एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है, ये जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉमनली आते हैं, ठीक है, जनरली इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बेंजीन का बहुत है, कंडीशन फॉर द राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जितने ही मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो आपको कर रखा है ये आप अंडरलाइन, इसको केवल अच्छे से रीड करना, ठीक है, बहुत अच्छे से रीड करना, और बाकी जो नीचे वाली जो चीजें हैं, मतलब यहाँ कंडीशन फॉर राइटिंग, ठीक है, फिर डिफरेंट एग्जांपल्स, फिर उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ये बच्चों बहुत अच्छे से करके जाना, 100% बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। सो आज हमने एक ये चीज कर ली, फिर हमने और क्या क्या सीखा था, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, साइज के हिसाब से हमने मैच किया, बॉन्ड एंगल, ठीक है, साइज, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ये सारी चीजें मैच करी। फिर हमने बॉन्ड, ये रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, कंसेप्ट याद रहना चाहिए, किसी भी आइडिया से समझाओ, कोई भी एग्जांपल लो, अगर आपके पास कोई अच्छा एग्जांपल हो, कम विद योर आइडिया कि सर इसको ऐसे बता दे, इसमें ये वाला एग्जांपल ले तो कैसा चलेगा, ठीक है ना। तो यू कम विद योर आइडिया, राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि सर इसको वो वाले पॉइंट को हम ऐसे समझा दे, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा था, ठीक है ना, तो शेयर दैट, ठीक है। बॉन्ड लेंथ लॉजिक समझ आ गया। अब बॉल है, देखो एक बॉल और दूसरी बॉल तो छू सकती है, लेकिन एक क्लाउड दूसरे क्लाउड को नहीं छू सकता है। एक क्लाउड तो नेचुरल सी बात है दूसरे क्लाउड के अंदर मर्ज ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के तरीके से बिहेव करता है, ना कि शार्प लाइन, ठीक है। ये तो एक दिखाने का तरीका है, लेकिन असली प्रैक्टिकली इट इज नॉट लाइक दैट, प्रैक्टिकली समवट लाइक दिस। अब ये है कि तो ये एक्सटेंट है, कितने हद तक क्लाउड मर्ज होगा, ये डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर भी मैटर करता है, साइज के ऊपर भी मैटर करता है, ठीक है, ये सारी जगहों पर मैटर करता है। आई होप तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो आज हमारे लेक्चर 3 और 3.1 या 3.1 3.2 बन गए, बनना तो 3 ही था, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा सारा सिस्टम खराब हुआ,
चलो नो प्रॉब्लम, आई होप यू एंजॉयड द शो। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों पोलैरिटी, ठीक है? तो टिल देन बाय बाय।